नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि लद्दाख रीजन के अंदर इंडिया चाइना बॉर्डर के ऊपर एक स्टैंड ऑफ चल रहा है पिछले 5 महीनों से, और दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने हैं। इन दोनों के बीच में क्लैश भी हो चुका है, जिसमें 20 इंडियन सोल्जर भी शहीद हुए थे और चाइना के भी 40 से 50 सोल्जर मारे गए थे। और तभी से दोस्तों कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं, बहुत सी बातचीत भी चल रही है। ऐसे में दोस्तों इंडियन एयरफोर्स अपने MiG-29 मीडियम वेट फाइटर का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रही है, और अब इस फाइटर जेट के ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेवारी भी आ गई है। ऐसे में दोस्तों ये भी कहा जा रहा है कि इंडिया को MiG-35 की भी जरूरत है, क्योंकि वह MiG-29 के ऊपर ही आधारित है। तो आज हम इन दोनों फाइटर जेट के ऊपर ही बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों जहां तक MiG-29 की बात है, तो इंडिया दुनिया में इसका सबसे पहला ग्राहक था जिसने इस फाइटर जेट को खरीदा था 1982 के अंदर, और तब से लेके अब तक इसे अपग्रेड भी कर दिया गया है आज के हिसाब से, जिसे MiG-29 UPG स्टैंडर्ड का भी बोला जाता है। इसके अलावा इंडिया एक नेवी की ही ऐसे फाइटर जेट की फ्लीट को ऑपरेट करता है जिसके अंदर MiG-29 के स्टैंडर्ड के फाइटर जेट हैं। हालांकि रशिया से ही हमने सुखोई 30 MKI भी खरीदा है, उसे इंडिया में ही बनाया है, और सुखोई 30 MKI के कंपैरिजन में MiG-29 के अंदर बहुत से डिसएडवांटेज भी हैं, स्पेशली सेंसर्स और इलेक्ट्रॉनिक रिलेटिव। लेकिन दोस्तों MiG-29 स्पेशली माउंटेनियस रीजन के अंदर बहुत ही ज्यादा ऑपरेशनल है और बहुत ही ज्यादा कारगर भी है। इसके अलावा दोस्तों राफेल अभी मॉडर्न फाइटर जेट है हमारे पास, लेकिन अगर उससे MiG-29 का कंपैरिजन किया जाए तो हाई एल्टीट्यूड के अंदर और इसके अलावा इस रीजन के अंदर बहुत ही ज्यादा हाई स्पीड और फ्लाइट सीलिंग का होना इसे राफेल से भी बेहतर बना देता है। वहीं अगर सुखोई 30 से कंपैरिजन किया जाए तो इसका थ्रस्ट वेट रेशो और इसकी एबिलिटी की ये छोटे से एयरफील्ड से भी डिप्लॉय किया जा सकता है, ऑपरेशनल हो सकता है, इससे सुखोई 30 से भी ज्यादा बेहतर बनाती हैं। तो दोस्तों MiG-29 ने ये अपनी वैल्यू प्रूव की है चाइना के साथ होने वाले स्टैंड ऑफ के अंदर। यही कारण है कि इंडिया अब और ऐसे 21 फाइटर जेट का ऑर्डर देने जा रहा है रशिया को। साथ ही इसके जो पुराने फाइटर जेट है उन्हें भी अब मॉडर्नाइज किया जा रहा है। और दोस्तों हालांकि इसकी फॉर्माइडेबल कैपेबिलिटी है और साथ ही इसके अंदर एक्टिव रडार गाइडेड लॉन्ग रेंज मिसाइल भी है, बहुत ही अच्छी फ्लाइट परफॉर्मेंस भी है, फिर भी दोस्तों इसे अपग्रेड करने के बाद भी इसके साथ बहुत सारे इश्यू है। और दूसरी तरफ चाइना 4++ जनरेशन के और 5th जनरेशन के फाइटर जेट को लगा रहा है, और चाइना ने अभी इस रीजन के अंदर J-20 और J-10C को नहीं लगाया है, जबकि हैवीवेट J-16 को डिप्लॉय किया है। और ये जेट इसकी खासियत ये है कि ये MiG-29 से ज्यादा बेहतर है, सुखोई 30 MKI के जैसा है अगर परफॉर्मेंस देखी जाए। इसके अलावा इसका AESA रडार और PL-15 मिसाइल भी MiG-29 को पीछे छोड़ देती है रेंज के मामले में। और अभी MiG-29 फाइटर जेट चाइना के नए फाइटर जेट का मुकाबला नहीं कर सकता, इसीलिए इंडियन एयरफोर्स की भी मुसीबतें थोड़ी सी बढ़ गई हैं। और यही कारण है कि चाइना के J-16 हैवीवेट फाइटर को देखते हुए इंडिया अब 4++ जनरेशन का MiG-35 खरीदने की सोच रहा है, क्योंकि ये उस टेक्नोलॉजिकल गैप को दूर कर सकता है जो इस फाइटर जेट के साथ इंडिया का है। और MMRCA के अंदर भी MiG-35 का ही फाइनल होना लगभग तय हो गया था अगर ये कैंसिल ना हुआ होता, और उस समय ये भी वेट किया जा रहा था कि MiG-35 के अंदर और अपग्रेडेशन आ जाए और रशियन फोर्सेस को इसको इस्तेमाल करते हुए थोड़ा समय बीत जाए। रशिया की इन्वेंट्री के अंदर भी ये फाइटर जेट नया है, इसने सर्विस के अंदर जून 2019 के अंदर हिस्सा लिया। इसके अलावा इसके अंदर कई नई टेक्नोलॉजीज हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और पहला AESA रडार भी रशियन फाइटर जेट के अंदर इसी फाइटर जेट में दिया गया है। और इस फाइटर जेट की सबसे बड़ी खासियत है इसका 3 डायमेंशनल थ्रस्ट वेक्टरिंग इंजन, और ये पहला मीडियम वेट फाइटर है जिसके अंदर स्टेट ऑफ द आर्ट एवियोनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम लगा है, और साथ ही इसके अंदर हर नई तरह की हर रेंज वाली मिसाइल को भी लगाया जा सकता है, जिसका उदाहरण है R-37M मिसाइल, जिसकी रेंज चाइना की PL-15 मिसाइल से भी ज्यादा है और ये उससे फास्ट भी है। अभी इंडियन एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट के हिसाब से यही फाइटर जेट फिट बैठता है, क्योंकि ये MiG-29 के बेस के ऊपर बनाया गया है, इसीलिए इस इंडियन फोर्सेज इसे इजीली इस्तेमाल कर सकती हैं, क्योंकि वे इसके नो हाउ लगभग जानती हैं, और ये पूरी तरह से अपग्रेडेड भी किया गया है और इस समय की सिचुएशन के हिसाब से चाइना के साथ बहुत ही अच्छी तरह से निपट सकता है। लॉन्ग टर्म के अंदर इसका कॉस्ट भी कम आएगा। इसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस हमने MiG-29 को देनी होती है उसी के हिसाब से इसको भी दी जा सकती हैं, और इसका ऑपरेशनल कॉस्ट लगभग 80% कम है पुराने फाइटर जेट से, क्योंकि इसके अंदर मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट बहुत ही कम है।
और ये इंडियन एयरफोर्स के लिए एक फोर्स मल्टीप्लायर भी हो सकता है, क्योंकि इसका अवेलेबिलिटी रेट बहुत ही ज़्यादा हाई है। तो हमारे पास ज़्यादा फाइटर जेट अवेलेबल रहेंगे किसी भी समय पे। साथ ही रशिया इसके लिए लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग की इजाज़त भी दे सकता है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि हम 150 से 200 फाइटर जेट बड़ी इजीली हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस फाइटर जेट की ये इन सभी खासियतों के बाद में इसकी एक और भी बड़ी खासियत है कि ये पूरी लाइफ स्पैन के दौरान मॉडर्नाइजेशन के लिए अवेलेबल रहता है, यानी कि इसको काफ़ी लंबे समय तक चलाया जा सकता है। और इसके अलावा इसकी कॉम्बैट कैपेबिलिटी ऐसी है कि इसे डायरेक्टली कंपेयर किया जा सकता है किसी भी एयरक्राफ्ट के साथ, चाहे वह लो वेट रेंज के अंदर आए या मीडियम वेट रेंज के अंदर आए। इवन F-35A राफेल और J-10C के साथ इसका कंपैरिजन किया जा सकता है। और अभी इंडिया अपनी एयरफोर्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा फाइटर जेट ऐड करना चाहता है, कम से कम 10 स्क्वाड्रन और ऐड करना चाहता है। तो ये फाइटर जेट उसके लिए बहुत ही ज़्यादा आइडियल होगा। और साथ में लोकल मैन्युफैक्चरिंग का होना, तो अपनी मर्जी से हम इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐड भी कर सकते हैं और इसे चाहे जिस स्पीड से प्रोड्यूस कर सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज होगा कि अगर यह चाइनीज फाइटर जेट के सामने जाता है तो MiG-29 की तरह इसके अंदर कोई भी टेक्नोलॉजिकल डिसएडवांटेज नहीं आएगा। और इस तरह से हम चाइनीज फ्लीट के साथ में बड़ी इजीली निपट सकते हैं और इस रीजन के अंदर अपना एक सिक्का जमा सकते हैं। तो ऐसे में दोस्तों, इस फाइटर जेट को खरीदना कैसा रहेगा ये आप जरूर बताइए कमेंट के जरिए। धन्यवाद। जय हिंद।